नमस्कार मेरे प्यारे बहन भाइयों, स्वागत है आपका अपनी क्लास आरडी स्टडी में। तो हम जुड़ चुके हैं यहाँ पर एक बार फिर आपके लिए यूपी टेट लेकर। तो अगर आपसे ये पूछें, मेरा क्वेश्चन आपसे पहला यही है कि आपकी तैयारी कितनी है। ये बात आप कैसे पता लगाएंगे, कौन सा आपके पास तरीका है जिससे आप पता लगाएंगे कि यूपी टेट की तैयारी कितनी चल रही है। तो इसके लिए मैंने आपको डेली बेस पर देने के लिए तैयार की है यहाँ पर मिनिएचर सेट। तो उसमें से हम सबसे पहला मिनिएचर सेट लगा रहे हैं। हमको पता है कि जो पेपर है वो उसमें जो प्रश्न आते हैं वो लगभग कितने आएंगे, 150 प्रश्न आते हैं, जिनमें से 30-30 करके 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो वही पेपर हमने तैयार किया है, लेकिन ये मिनिएचर फॉर्म में है। इसमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको कितने, 25। तो आपको ये पता करना है कि आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। बस उसी के हिसाब से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार की चल रही है। ये मिनिएचर आपको डेली बेस पर मिलते रहेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और मेरा आप सभी को नमस्कार। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सबसे प्रश्न के साथ। आप ये समझ लीजिए कि इस बार आपको यूपी टेट देना बहुत ज़रूरी भी है और उसे निकालना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए पहला क्या है, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। अब घटक की बात हो रही है तो घटक कहते हैं स्टेप्स को। तो ब्लूप्रिंट किस में बनाया जाता है, परीक्षण अंकन में, परीक्षण प्रशासन में, परीक्षण वैधता और परीक्षण निर्माण। आपने देखा होगा कि ब्लूप्रिंट जो बनाया जाता है वो बनाते हैं हम जब पेपर बनाते हैं। कोई भी अध्यापक जब पेपर बनाता है तो उससे पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाता है। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है, इसमें एमसीक्यू कितने होंगे, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स कितने होंगे, इसमें एसेशन रीजन कितने होंगे, इसमें शॉर्ट कितने होंगे, लॉन्ग कितने होंगे। ये जो डिस्क्रिप्शन होता है क्वेश्चन और मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो निर्माण में जो होगा वो वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा, यानी पहले का चौथा वाला उत्तर एकदम सही है, ध्यान रखना है। अगला चलें, प्रश्न संख्या कौन सा है, दूसरा है। विकास की पूर्व संज्ञान अवस्था निम्न में से किसने दिया था। अब विकास की पूर्व संज्ञान अवस्था निम्न में से किसने दिया था, तो यहाँ स्किनर का नाम लिखा है, कॉलर का नाम लिखा है, प्याजे का लिखा है और ब्रूनर का नाम लिखा है। तो आपको ये बताना है कि किसने विकास की अवस्था दी थी, पूर्व संज्ञान। तो यहाँ पर कॉलर ने प्याजे जी ने 4 अवस्थाओं के बारे में जिक्र किया था। जो अवस्थाएं हैं वो प्याजे से जुड़ी हैं, ध्यान रखना। प्याजे में मैं अवस्थाओं को कैसे याद कर रखा है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैंने याद कर रखा है कि प्याज में लेयर होती हैं। तो लेयर का मतलब क्या हो गया, अवस्थाएं हो गई अलग अलग। ऐसे ही मैं प्याजे को याद रखता हूँ, प्याजे का मतलब लेयर। ठीक है, तो प्याजे ने जो है वो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था को दिया था, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 2 का हो जाएगा तीसरा वाला उत्तर सही। अगला चलते हैं, अगला है MPPI परीक्षण उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। कौन सा है MPPI, ध्यान रखना है। MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है, तो ध्यान रखना है MPPI की जो फुल फॉर्म है पहले उसे समझ लेते हैं। M मतलब होता है, पहले M का मतलब होगा मिनिमम। क्या होगा, मिनिमम यानी कम से कम, मिनिमम। P का मतलब होगा आपका प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम। और परफॉर्मेंस, दूसरे P का मतलब क्या है, परफॉर्मेंस। और I का मतलब होता है इंडिकेटर। तो MPPI मतलब होगा मिनिमम प्रोग्राम परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो इसका जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं, ये क्रिएटिविटी, संप्राप्ति या बुद्धि, तो बुद्धि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह विद्यालयों में होने वाले विभिन्न परीक्षणों में से एक है जिसका उद्देश्य होता है बच्चे की बुद्धि का पता करना। अगला प्रश्न हमारा, अधिगम हेतु निम्न में से सर्वाधिक क्या आवश्यक है। अगर हमें सीख रहे हैं हम, तो उसमें से सबसे जो आवश्यक है वो क्या है, वो होता है आपका अभिप्रेरणा। क्या होता है, अभिप्रेरणा अति आवश्यक होता है, सबसे आवश्यक होता है अभिप्रेरणा। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमें अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न संख्या 5, शैशव काल का समय है। अब शैशव काल कहते छोटे बच्चे को, तो 15 वर्ष तक तो हो नहीं सकता है ना, जन्म से 6 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष या जन्म से 18 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, तो ये भी गलत हो जाएगा। इन दो में से हमें चूज करना है। तो इन दो में से जो सही उत्तर है वो आपका जन्म से 6 वर्ष तक बच्चा शैशव माना जाता है, 2 वर्ष तक नहीं माना जाता है। तो प्रश्न संख्या 5 का कौन सा हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, है ना। वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा।
आपको मुश्किल से 20 सेकंड या 25 सेकंड लगेंगे। एक कमेंट आप हमारे लिए ज़रूर दिया करिए, कम से कम हमें उससे मोटिवेशन मिलता है कि हमारी वीडियो को कोई देख रहा है। आप वीडियो को देख के चले जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं, है ना। लाइक करिए और शेयर करिए प्लीज़, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ जुड़ सकें। और जब हमारे लिए रीइंफोर्समेंट होगा तो हम बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए बनाएंगे। चलिए, निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं कि आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं खुद से, तो इसमें आर्य भाषा होगा, ध्वनि लेख होगा, सुलेख होगा या शब्द वर्णी होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा वाला, शब्द वर्णी का कहते हैं। जब हम एक्सप्लेनेशन खुद से दे रहे होते हैं तो उसे शब्द वर्णी कहा जाता है। तो मौखिक अभिव्यक्ति का क्या हो जाएगा, शब्द वर्णी हो जाएगा, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या हमारे पास 7। अगर आपने सीटेट दिया है और अगर आप यूपीटेट दे रहे हैं तो इस भरोसे ना बैठें कि सीटेट की तैयारी यूपीटेट में काम आएगी, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। आपको क्या करना है, सीटेट अलग होता है, यूपीटेट का तरीका अलग होता है। तो जो लोग सीटेट दिए हैं वो यूपीटेट अगर दें तो उन्हें तैयारी करनी पड़ेगी। हिंदी भाषा की बोलियाँ होती हैं, हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ होती हैं, तो हिंदी भाषा की बोलियों की बात कर रहा है, सारी बोलियों की बात नहीं कर रहा। तो हिंदी भाषा में टोटल 18 बोलियाँ होती हैं। इसका उत्तर हमारा दूसरा वाला सही है। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न संख्या कौन सा हमारे पास, 18। सामाजिक शब्द का मूल और प्रत्यय है। मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है, आपको पता है। जो प्रत्यय होते हैं वो कहाँ जुड़ते हैं, शब्द के पीछे जुड़ते हैं और उपसर्ग जुड़ते हैं आगे। तो सामाजिक में देखो ये वाला तो हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि आगे जुड़ा हुआ है। अब एक होता है समाज धन एक, और ये समाज धन जिक, जिक वाला भी नहीं होगा क्योंकि दो जा आ जाएंगे। और ये दोनों सेम है, तो इनमें से कोई एक उत्तर, यानी ये वाला लगा लो या ये वाला लगा लो, दोनों का मतलब सेम ही होगा, यानी पहला या चौथा कोई भी हो सकता है। आगे चले प्रश्न संख्या 9। देखो ये वाले इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न में से है ये। यूपी टेट में इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपको ध्यान रखना है। हंस पत्रिका के संपादक का नाम क्या था। अब हंस पत्रिका के संपादक का नाम क्या था, ये पुराने और पूछे जाते, तो इनका जो सही उत्तर है हंस पत्रिका के संपादक वो अज्ञे जी थे, ये ध्यान रखना है। तो जितनी भी पत्रिका हैं उनसे जुड़े हुए आपको क्वेश्चन करने ही करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा आती हैं। अब देखो प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा, 10। 12 बरस की चाकर बीवी 8 बरस को जिए सिया। 12 बरस की चाकर बीवी 8 बरस को जिए सिया। तो यह पंक्ति किसकी है, यह पंक्ति आपकी जी विद्यापति जी की। किसकी है, विद्यापति जी की है। तो ये पंक्ति इस तरह की आपको याद होनी चाहिए। ये जनरली जो सिलेबस लिया जाता है वो 6 से लेके 8 तक का लिया जाता है हिंदी में ध्यान रखना है। और 1st to 5th में जो कविता होती है उनसे भी लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ इतनी आर्थिक कविता नहीं होती। आर्थिक कविता होती है 6 से लेकर 8 तक, तो वही कविता की लाइन इसमें दी जाती है, अलग से कुछ नहीं लिया जाता। आप चिंता ना करें कि पता नहीं कहाँ से पूछेंगे। प्रश्न संख्या क्या है, 11। देखिए भाषा का प्रश्न है। तो हु आर द अर्लीस्ट नोन एज इनहेबिटेंट्स ऑफ एंटार्कटिका। इसमें पूछ रहा है सबसे पहले एंटार्कटिका में कौन रहा था या कौन रहता था वहाँ, इसकी बात हो रही है। हु आर द, सबसे पहले वाले कौन थे, तो इसमें इट इज हैज़ ऑलवेज बीन डेजर्ट, वहाँ डेजर्ट था, वहाँ कोई नहीं रहता था, है ना। दूसरा है डायनासोर्स, तीसरा इंडियन साइंटिस्ट और चौथा अमेरिकन साइंटिस्ट। तो इसमें उत्तर आपको प्रतीत हो रहा होगा कि उत्तर दूसरा सही होगा, डायनासोर्स। आपको पता होना चाहिए एंटार्कटिका पर पहले डायनासोर्स जो कि जुरासिक पीरियड में रहते, पहले अर्थ पर डायनासोर रहते थे और वो भी कहाँ, अंटार्कटिका में। तो वो जुरासिक पीरियड की बात है। उसके बाद अर्थ का मॉडिफिकेशन हुआ, तो जिसमें जो अंटार्कटिका अभी वो पोल पर है, तो वहाँ अब भी क्या होता है, बर्फ जमी रहती है। आगे चलते प्रश्न संख्या 12। आपके कितने सही हो रहे हैं आप अपने लगा लीजिएगा, अंत में इसमें आंसर किया आप उससे अपने क्वेश्चन का आंसर चेक कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडवर्ब। इनमें से एडवर्ब कौन सा है, इनमें से आपको ये बताना है, इनमें से एडवर्ब कौन सा है। फ्यूरी, मीक, फेस, अपेस, इनमें से एडवर्ब जो है वो शब्द कौन सा। एडवर्ब क्या होते हैं, जो वर्ब से पहले लगते हैं उनको कहते हैं हम एडवर्ब, है ना। तो इसमें से जो एडवर्ब है वो हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला जो क्या है एडवर्ब है। बाकी सब क्या है, नाउन के उसमें आएंगे। तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा हमारा अफेस। प्रश्न संख्या चलते हैं हमारे पास कौन सा, 13। कंप्लीट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट कंजक्शन। अब इसमें कंजक्शन लगाना है। कंजक्शन क्या होते हैं, जो शब्दों को जोड़ते हैं। तो ही हैड नॉट पेड हिज बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट। तो एज
अनलेस, आइदर, बट, है ना। तो इसमें से कौन सा उत्तर आपका सटीक बैठ रहा है? तो ये एस, जैसा कि, है ना, जैसा कि उसने बिल पे नहीं किया और इलेक्ट्रिसिटी उसकी काट दी गई। तो एज वाला जो उत्तर सही हो जाएगा, तेरे का पहला वाला उत्तर सही है। आगे चलें। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीचीज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फिगर ऑफ स्पीच, एक क्वेश्चन आता ही आता है यूपी टेट में, ये फिगर ऑफ स्पीच वाला, ये समझ लो 101% आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इसे तो आप रट लें कि पेपर जो है 149 नंबर का रह जाएगा अगर आपको ये आता है तो। मैं बता रहा हूँ आपको, सही बता रहा हूँ। आप ना चीज़ों को ध्यान से नहीं सुनते हैं, आप वीडियो को स्क्रॉल करके आगे चले जाते हैं क्योंकि आपको वो बड़े बड़े चैनल वाली वीडियो लगती हैं। अब यहाँ नॉलेज बिल ऐसा नहीं है नॉलेज के, आपको नॉलेज के लिए बड़ा चैनल ही चाहिए, नॉलेज कहीं से भी मिल सकती है। तो करेक्ट फिगर ऑफ स्पीचीज इन द फॉलोइंग। डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग। इसमें कौन सा होगा? सिमली होगा, सिमली होगा, है ना, एपोस्ट्रॉफी होगा, या पर्सोनिफिकेशन होगा, या मेटाफोर होगा? बताओ कौन सा होगा? आपने पढ़े हैं ये? नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जब हम चीज़ों को मतलब नॉन लिविंग चीज़ों को लिविंग की तरह करते हैं यूज़, तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या कौन सा है? 15। 15 में क्या करा है? चूज द प्रॉपर सीक्वेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। ये वाला भी आता है, इस तरह का एक प्रश्न मिलेगा आपको, है ना। द गाइड सेड दैट, गाइड ने क्या कहा? नाउएवर इन द वर्ल्ड, नाउएवर इन द वर्ल्ड अ फेयरर बिल्डिंग यू विल फाइंड देन द ताज, देन द ताज। तो इसका सही कॉम्बिनेशन क्या होगा? इन सेंटेंस को जोड़ के अगर हम देखें तो इसका जो सही कॉम्बिनेशन बैठने वाला है वो सबसे पहले देखो क्या आएगा? नाउवेयर इन द वर्ल्ड, नाउवेयर इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड अ फेयरर बिल्डिंग देन द ताज। तो इसका मतलब हो गया कि अब देखो कहाँ से शुरू होने वाला? पी से शुरू होना। पी पहला कॉन्जुगेशन में, इसमें आ रहा गलत हो जाएगा, इसमें भी आ रहा गलत हो जाएगा, इन दोनों में से कोई सही हो सकता है। अब नाउवेयर इन द वर्ल्ड यू, तो आर वाला सही हो गया। अब आर इसमें भी है, इसमें ऐसे है, तो ये वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। तीसरे वाला उत्तर इसका एकदम सही है, ध्यान रखना है। इस तरीके से मैच करते हैं। प्रश्न संख्या आगे चलते हैं। आगे आपका मैथ। मैथ में क्या है? देखो मैथ के मैं आपको सीधे के सीधे क्या बताऊंगा? आंसर बताऊंगा। आप कहीं सॉल्व, तो इस पर सॉल्व करने में थोड़ी सी असुविधा होती है, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। बाकी थोड़ी सी हिंट मैं आपको यहाँ दे दूंगा। तो 5 सेंटीमीटर वाले घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। अब 5 सेंटीमीटर वाला क्या है? एक घन है, तो घन के सभी फल्क कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 फल्क होते हैं, ध्यान रखना है। रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर वाले एक सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाए, अब 5 का है, इसको 1 वाले में काटेंगे इस तरीके से, और है ना, काटा जाए तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फल्क पर रंग लगा होगा? केवल एक ही फल पर रंग लगा होगा। तो कितने पर लगा होगा ये ध्यान रखना है। तो इसके लिए जो सही उत्तर निकलेगा आपका वो कौन सा निकलेगा? पहला वाला होगा, 54 वाला होगा इसका सही उत्तर, है ना। अब इसके लिए डिस्क्रिप्शन वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। चलिए यहाँ चलते हैं। अगला क्या है? पंचभुज। पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। पंचभुज कौन होता है? पंचभुज वो होता है जिसकी 5 भुजाएं होती हैं। ये पंचभुज है। पंचभुज के अंतःकोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, और ये वाला कोण, और ये वाला कोण कितना होगा ये आपको पता करना है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा आपका 540, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 18। एक खम्भे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा। अब ये कीचड़ है, अब कीचड़ में कोई खम्भा लगा है और उसका नीचे जो भाग है वो कितना है? 4/7 है। जब धसे हुए भाग का 1/3, मतलब इसमें से भी 1/3, मतलब इसमें से इसे माइनस कर लेंगे, खींचा जाता है, तो पाया गया कि 8 मीटर का भाग अभी भी कीचड़ के अंदर है। 8 मीटर का भाग अभी भी कीचड़ के अंदर है। अब बचा हुआ क्या है? वो 8 मीटर है ना। इसमें से इसे माइनस करके 8 है, तो खंबे की पूरी माप क्या होगी? पूरी माप क्या होगी? पूरी माप ये होगी कि जब ये वैल्यू आ जाएगी तो उसमें 4/7 को और जोड़ दिया जाएगा x करके। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? पहला वाला सही उत्तर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। आगे चलें। प्रश्न संख्या कौन सा है? 19। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसीलिए मैंने इनको समाहित किया है, ये ध्यान रखना है आपको। तो 19 में क्या कह रहा है? 19 में कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। मतलब a + b = क्या हो जाएगा हमारा? 12 दिन हो गए। बी और सी उसी काम को करेंगे 15 दिन में।
तो सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। अब और सी और ए कितना हो गया, उसी काम को करेंगे 20 दिन में। अलग 3 इक्वेशन बनेंगी। मैथ यहाँ सॉल्व नहीं कर सकते, उसके लिए मैं बहुत जल्दी कुछ आपके लिए करने वाला हूँ। तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, है ना, ए जो है अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ये लगभग 30 दिन इसका उत्तर सही आएगा। ध्यान रखना, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं हमारे पास 20। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि बताओ। तो क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो इसका जो होगा वो आपका लाभ होगा या हानि होगा, ये बताना पहले। तो इसका सही उत्तर आपका चौथा 33 और 1/3% का क्या हो रहा है, यहाँ पर लाभ हो रहा है। पर्यावरण से देख लेते हैं प्रश्न संख्या 21 कौन सा हमारा। वायुमंडल के प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास हैं, पृथ्वी के सबसे पास है। वायुमंडल में कितने स्तर होते हैं, टोटल 5 स्तर होते हैं, ध्यान रखना है। तो सबसे पास जो होता है वो कौन सा होता है हमारा, तीसरा। क्षोभ मंडल सबसे नीचे होता है, ये ध्यान रखना है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था, तो इसका जो सही तारीख है वो आपकी 11 दिसंबर 2002 को 11 दिसंबर 2002 को भारतीय जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 23। निम्न में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, मतलब कैसी खेती हमें करनी चाहिए, है ना। तो कौन सी जो प्रक्रिया है वो पर्यावरण संरक्षण में सहायक होगी, तो जैविक खेती करनी चाहिए। जैविक खेती में का मतलब होता है नो केमिकल्स, इसमें आप कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, 100% जो है वो नेचुरल तरीके से होती है। अगला प्रश्न हमारा अम्लीय वर्षा संबंधित है बोरिक एसिड से, एसिटिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक। तो अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है क्योंकि वहाँ SO2 की वजह से वर्षा होती है। वर्षा कैसे होगी, ऊपर से पानी आएगा, रास्ते में उसे SO2 मिल जाएगा, तो वो नीचे क्या बना लेगा, H2SO4 बना लेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये इसका प्रश्न संख्या हो जाएगा तीसरा। अगला है हमारे पास WWF का आशय क्या है, तो वर्ल्ड वॉच फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या वर्ल्ड वॉर फंड, वर्ल्ड वाइल्ड फंड। तो ये वर्ल्ड वाइल्ड फंड वाला जो है उत्तर आपका सब सही हो जाएगा WWF का। बाकी इसमें अंत में आपको क्वेश्चंस के आंसर भी दिए हुए हैं जो आप चेक कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आसानी से चेक कर सकते हैं। सभी के आंसर्स दे रखे हैं, आप अपना स्कोर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ, है ना। इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं, वीडियो में यहाँ पर दे रखे हैं। तो सारे के सारे जो आंसर हैं उनमें से देख लीजिएगा। बाकी आप अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ेगा, बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। आपको अगर ये मिनीचर पसंद आया हो तो मैं इस तरह के मिनीचर आपके लिए डेली रूटीन बेस पर डाल सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी का पता चल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 25। इसमें बाकी आप देखते हैं, आपका कमेंट का इंतज़ार हमें रहेगा और लाइक का भी। धन्यवाद।